कि आपसे ये कभी नहीं। बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हम गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहां आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की, हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं यहां एतराफ कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां औधी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगे कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। लेकिन जिद थी मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी थी। वालिद साहब की मर्जी से हट के उनको नाराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। कोई बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, नहीं बताने वाला था। गांव में तो यही है ना सोच कि हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसमें क्या कर लो, कौन सा सब्जेक्ट ले लो, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा तो आंखें चुदिया गई। ऐसा लगा कि मैं तो गांव से आया हूं, मैं तो यहां एडजस्ट ही नहीं होता हूं। उस समय हम पैंट के साथ शर्ट नहीं पहनते थे, बुशर्ट पहनते थे जो लंबी होती थी, कुछ रुपए मीटर कपड़ा जिसका आता था। उस लिबास में यूनिवर्सिटी में जा करके जब देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, अंग्रेजी बोलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, पूरब का ऑक्सफोर्ड, तो हमें लगा इस दुनिया में तो हमारी जगह ही नहीं बनती है। लेकिन खुद पर भरोसा रखिए तो खुदा नए रास्ते खोलता है आपके लिए। वहां एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे एक हुनर दिया है, मुझे उस हुनर को तराशना है। और अब बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानिए। अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता
आईएएस बनाना चाहते तो न वो कभी आईएएस बन पाते, न सचिन तेंदुलकर बन पाते। अगर शाहरुख खान को उनके वालिद क्रिकेट खिलवाना चाहते तो न वो कभी शाहरुख खान बन पाते, न क्रिकेट खेल पाते। अगर इमरान प्रतापगढ़ी के वालिद जैसी जिद कर रहे थे कि डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी करना है, अगर मैं उस कोशिश में लगा होता तो शायद ना तो आईएएस बन पाता और ना ही आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा होता। इसलिए अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए। और मुझे अपने भाइयों से, बहनों से भी यह कहना है कि खुदा हर इंसान को, हर बच्चे को एक हुनर देता है, जाता है जिस भी फील्ड में। ये तो वायरल होने का जमाना है। आपका एक वीडियो वायरल होता है और बड़े बड़े धन्ना सेठ घर पे बैठे रहते हैं और उस बेटे का इंटरव्यू लेने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया चली आती है। ये बदला हुआ जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। पहले एक दौर था कि एक डॉक्टर होता था, वही सर्दी खांसी का भी इलाज करता था, वही पेट के दर्द का भी इलाज करता था, वही हड्डियां टूटने का भी इलाज करता था। लेकिन आज हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। यह स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और ये जो चारों तरफ सामाजिक तौर पे अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस सामाजिक अन्याय के दौर में आप कहां खड़े हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। अभी मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब, अकलियतों के घरों के सामने बुलडोजर खड़े हैं, ट्रेनों में उनको लिंच करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? तब मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैं आने वाले 10 सालों बाद एक ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं जो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि हर मजलूम अपने हक के लिए अपनी सदाएं खुद बुलंद करेगा। क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जो इंसानों को सिखा रहा है कि आना पड़ेगा। ये एहसास जागा है आपके अंदर, इस एहसास को बुलंद करिए। अगर आपने इस एहसास को बुलंद कर लिया, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। मैं बड़ी माफी के साथ यहां जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चूंकि हम शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे हैं, हमें एमएएच इंटर कॉलेज जैसे सैकड़ों हजारों इंटर कॉलेजेस की जरूरत है। इस भीड़ में बैठे हुए सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अलग अलग दुनिया के लोग हैं, किसी को खुदा ने बहुत दौलत दी होगी, किसी को खुदा ने कोई अलग हुनर दिया होगा, कोई सियासत में बहुत आगे होगा। पूरा समाज हम नहीं बदल सकते, एक झटके में पूरा देश नहीं बदल सकते। अपने आसपास से बदलाव लाओ। खुदा कभी कभी क्या करता है कि आपको दौलत तो बहुत दे देता है, आप सोचते हो कि मेरा बेटा पढ़े, मैं इसे आईएएस कराऊं, इसे सीपीएमटी में ले जाऊं, पीएमटी कराऊं, नीट कराऊं, जो करना चाहे वो कराऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा दौलत तो देता है लेकिन आपके बच्चे को पढ़ने का मन नहीं देता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में सिर्फ एक काम करिए कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नजर दौड़ाइए। 2-4 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, उनके वालिदैन इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें। उन बच्चों को एडॉप्ट करिए, उनकी तालीम का खर्च उठाइए, उन्हें आगे ले जाइए। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए। समाज ऐसे ही सुधरता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। हर एक उम्मीद को, हर एक, जब यह कहा जाता है ना कि चारों तरफ मायूसी का आलम है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा? हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। गाजीपुर के अदब नवाज लोगों, सुनना मेरी बात को कि हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में
में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। वो करना पड़ेगा, वो जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और इधर आपके खिलाफ साजिशें तो हैं, जानते हैं क्यों हैं? मुझे किसी ने एक दिन एक कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि एक जुगनू जो है वो चमक रहा था, हर दिन जिस जंगल में रहता था वहां चमकता था, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसके पीछे एक सांप पड़ गया, सांप उसका पीछा ही ना छोड़े, जुगनू भागता रहा, सांप उसका पीछा करता रहा। जब जुगनू थक गया तो उसने सोचा मुझे सांप से बात करनी चाहिए कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो रुक गया, उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे निगलना चाहते हो लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो फिर निगल लेना। सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा ये बताइए आप जिस तरह की चीजें आप खाते हैं, जिस तरह के आप पतंगे खाते हैं, क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताइए मैंने आपका कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला जब आपके मैं खाद्य श्रृंखला में भी नहीं आता, मैंने आपका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो मुझे निगलना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए निगलना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। तो आपके साथ मसला यह है कि आप चमकते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोगों की आंखों में चुभते भी बहुत ज्यादा हैं। यह हर दौर में होता रहा है। दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया शेप ले रही है। और इस नए शेप में आपने देखा कि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शन में सियासत ने एक नया शेप लिया कि तमाम नफरतें किनारे खड़ी रहीं और मोहब्बत का नारा लगाने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ आगे आए। बस उनका एक ही नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मेरे भाई मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस दौर में आगे आइए और ये जो बुलडोजर लेकर के आपका घर गिरा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसको दर्ज करिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। गलतियां तो हुई हैं, हम जब अपना गिरेबान पकड़ के उस पर झांकेंगे तब शायद हमें एहसास होगा कि हमसे चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। मैं एक मतला और 2 शेर सुनाता हूं, फिर आपसे थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करूंगा कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सुनिएगा गाजीपुर वालों, और इसे घर लेकर के जाइएगा और रात की तन्हाई में जब सुकून से बैठिएगा तो सोचिएगा कि आपके हमउम्र एक बेटे ने, एक भाई ने आकर के बड़ी संजीदा सी एक बात कही है कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हमारी नस्लों का अलमिया क्या है? हम अभी पिछले 300-400 साल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चाय की दुकान पर शहंशाह बैठा हुआ है अपनी दुनिया में मस्त। समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके लिए ये मिसरा पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है।
फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक बड़ा कड़वा शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक जो कुछ बोला है वो एक तराजू पर, और अब जो बोलने जा रहा हूं वो इस एक पल्ले पर। यहां से वहां तक डाइस पर मौजूद हर एक शख्स, इधर जो माएं बहनें बैठी हैं, सबकी दुआएं मांगता हूं इस शेर पर कि मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मुझे पता है आप पिछले 4-5 घंटे से यहां बैठे हैं और मुसलसल भाषण सुन रहे हैं। गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने से सराबोर हूं। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप भी हमारी मोहब्बत में बैठे हैं, हम भी आपकी मोहब्बत में यहां खड़े हैं। मैंने कहा ना, मैं रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। हाँ मैं वो गाजीपुर का आदमी भी, उसे सारे हुनर आते हैं। वो एक माला पहनाने आता है, माइक पर खड़े आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वो एक नज्म की फरमाइश लेके आते हैं। माला पहनाते हैं और कहते हैं माला हमने पहनाई है, अब इसके एवज में आपको एक नज्म पढ़नी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है साहब। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब है। उसने अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के 100 के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 देख करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उसी से कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है। फिर अपना 500 पलट के जेब में रख लिया। ये हुनर गाजीपुर को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरा मानना है, देखिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इस पे बैठे हुए लोग ज्यादा मोतबर नहीं है। वो जो सामने नीचे 4 फीट बैठे लोग हैं, ये ज्यादा मोतबर लोग। देखिए अपनी तारीफ सुन के आदमी कैसे ताली बजाता है। मैं बताता हूं क्यों है। मेरा मानना है किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह तराजू होती है तो उसके 2 पलड़े होते हैं ना, तो यहां भी 2 है। एक ये स्टेज है और ये एक सामने ऑडियंस है, लोग हैं, अवाम है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है
कि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग, आप ज्यादा समझदार लोग हैं। आप पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से पसीने में, गर्मी में, परेशानी में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा। और मैं बहुत दिन बाद किसी स्कूल के प्रोग्राम में आया हूं, वरना हर शाम किसी मुशायरे में रात के 12 बजे 11 बजे पहुंचना, मुशायरे सुनाना और वापस चले जाना, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंचना तो तकरीर करना और वापस चले जाना। लेकिन बहुत दिनों बाद एक ऐसी महफिल सजी है जिसमें मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी तकरीरें या उनकी नज़में सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन दोनों बच्चों ने मेरी नज़में सुनाई मदरसे की और लाल किला की, मैं उन दोनों बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और एक बात यहां मौजूद हर तलबा से, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई आदमी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां मौजूद कोई भी बच्चा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। मैं आपसे ज्यादा गांव से आया हूं, 12 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज स्कूल जाया करता था अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए। तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो, और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। गाजीपुर वालों और गाजीपुर के साथ साथ यहां खड़े होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं कि ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस भीड़ में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। ये लड़ाई इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस देश के तमाम वकीलों को, शिक्षाविदों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, जो जुल्म सितम की इंतहा इबारत लिखी जा रही है, उसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। मैं आखिर में थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक नज्म पहले सुनाऊंगा उसके बाद। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। लोग कहते हैं इमरान बदल तो नहीं गए सियासत में जाने के बाद, लहजा नर्म तो नहीं कर लिया। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए, 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन में। पिछले इससे पहले वाले सेशन में जब सस्पेंड किया गया तो मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। जैसे ही पार्लियामेंट की चौखट से बाहर आया तो उन्होंने कहा इमरान साहब आप सारे लोग सस्पेंड हो गए। मैंने कहा ये तो तमगा है, तमगा लेके आ रहा हूं, सस्पेंड हुआ तो कौन सा, मायूस होके निकला हूं। तब मैंने एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मुझे लगना चाहिए कि मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, एमएच इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, मेरे सामने मेरी बुजुर्ग नस्लों के साथ साथ मेरी नई पीढ़ी भी खड़ी है जिसके खून में बहुत जोश है, जज्बा है, हिम्मत है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं।
नारे हक लगा के निकले हैं। थक गए हैं क्या आप? थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं। शायर इशारे में अपनी बात कहता है, और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों, कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि जुल्म की रात से नहीं डरते। सलाम गाजीपुर आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सलाम करता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और 4 मिसरे ये भी पढ़ता हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। कुछ तो मीडिया को भी मसाला देना जरूरी है ना, कि देखना इंकलाब आए। सब छोड़ दो, शिक्षा पे कल कुछ नहीं छपेगा, ये मिसरे छपेंगे, आप देखिएगा। कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं पढ़ दूंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे ऐसा बीच में लग रहा था कि आप थक गए हैं, तो आपको जगाने के लिए मुझे करना पड़े कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी
खराब आएगा। मुझे बार बार एक नज्म के लिए बादशाह राही साहब और हमारे जो नाजिम है वो कह रहे हैं फलस्तीन वाली नज्म सुना दीजिए, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भारत तो ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। संपूर्ण विश्व हमारा घर है, संपूर्ण वसुधा हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व की जो धरा है वो हमारा परिवार है। ऐसे में मैं एक नज्म सुना देता हूं, फिर उसके बाद आपसे सामाजिक न्याय के इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं और पूरी दुनिया में बहुत दर्द के साथ सुनी जा रही है। मुझे खुशी है कि चाहे यूएनओ हो या फिर अंतरराष्ट्रीय कोई भी मंच हो, भारत की सरकार, यहां पे नेता कोई भी बात करें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी हमारी सरकार खड़ी होती है तो वो पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करती है। इस बात के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग। आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने से जो भारत और फलस्तीन के रिश्ते शुरू हुए थे, वो रिश्ते बड़े गाढ़े हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति हर मजलूम राष्ट्र के साथ खड़े होने की नीति है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू की थी, उसे आगे ले जाने की जरूरत है और कुछ हद तक ये सरकार भी उसका समर्थन करती है, उसी नीति पे चलती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, फलस्तीन का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के सामने। मैं जब भी किसी दर्द को आवाज देना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और दुआ की शक्ल में मेरा दिल करता है कि मैं हाथ उठाऊं उसकी बारगाह में जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, पूरी दुनिया का मालिक है। और जब मैं ऐसी कोई बात कहना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज्म याद आती है जो पूरी दुनिया में मकबूल है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस एक मिसरे को उठाता हूं और एक मुकम्मल नज्म आपको सुनाता हूं, आपकी आंखों में वो तमाम मंजर तैरते जाएंगे। इधर जो लोग बैठे हैं सब थोड़ी देर के लिए मुझे आपकी संजीदगी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती